व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आगे ट्राई नेशन सीरीज़ खेल ली है अफगानिस्तान और यूएई से, और उसके बाद पाकिस्तान खेलेगा एशिया कप जिसमें इंडिया होगा, श्रीलंका होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भी टीम्स होंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है वो ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और मैं अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा, क्योंकि डिस्कशन है दो चीज़ों पर। एक तो ये कि क्या वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, ये बात तो मानने वाली है कि उनके सपोर्टर भी मौजूद हैं और हेटर्स भी मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ना तो सपोर्टर वाली साइड पे जाएं, ना तो हेटर वाली साइड पे जाएं, बल्कि हम उसके बीच में एक रास्ता जो है निकालने की कोशिश करें और जेन्युइनली देखें कि आया वो डिजर्व करते हैं कि उनको T20 में कमबैक करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। क्योंकि देखें, आपने बाबर आजम को साइडलाइन किया, आपने मोहम्मद रिजवान को साइडलाइन किया, तो उनकी जगह जो प्लेयर आपने इंक्लूड किए हैं क्या वो इस काबिल हैं, क्या उनकी इतनी वर्थ बनती है। तो ये इन चीज़ों को आज हम डिटेल से देख लेंगे, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये चीज़ सारी सेटल कर देंगे कि आया इनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला आर्गुमेंट जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सपोर्टर्स की तरफ से आता है वो ये आता है कि अगर आप उनकी एवरेजेस देखें, जो T20 में उन्होंने रन्स बनाए हैं, जो उन्होंने 100 बनाए हैं, और जो उनकी एवरेज है, अगर आप उसे कंपेयर करें पाकिस्तान के जो खेलने वाले अभी मौजूदा टाइम के जो लड़के हैं उनके साथ, तो आपको वादे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाबर आजम का अगर रिकॉर्ड देख लेते हैं। अगर बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 128 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 4223 रन बनाए हैं, और जो उनका हाईएस्ट स्कोर है वो 122 है, और 39 की उनकी एवरेज है, और 129 का उनका स्ट्राइक रेट है, और उन्होंने 350s बनाई हैं और 3600 बनाए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा रन किसी और दूसरे बैटर्स ने नहीं बनाए। अगर बनाए हैं तो वो भी मोहम्मद रिजवान है, उनके भी स्टैट्स आपके सामने रखता हूं। मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो 106 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3414 रन बनाए हैं। 104 उनका हाईएस्ट है, 47 की उनकी एवरेज है, और 125 का स्ट्राइक रेट है। अब अगर हम कंपेयर करें इन्हें उन प्लेयर्स के साथ जो इस वक्त रिसेंटली टीम में खेल रहे हैं, जैसे उनमें फ़खर जमान है, साइम अयूब है, जैसे उसमें सलमान अली आगा हैं, यानी कि इन तीन प्लेयर्स के साथ ही अगर कंपैरिजन कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली जो आर्गूमेंट देने वाले हैं वो क्यों बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि इनको जो है वापसी आनी चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, और मोहम्मद हारिस को भी, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है मोहम्मद रिजवान की। तो उनको देख लेते हैं। सलमान अली आगा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं, 380 रन बनाए हैं, 56 उनका हाईएस्ट है, और 27 की उनकी एवरेज है, और 115 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, और जो 50 उन्होंने बनाई है वो 3 बनाई है। तो ये सलमान अली आगा जो T20 के कैप्टन है। इसी के साथ साथ अगर हम देख लें फ़खर जमान को, अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो उन्होंने 97 मैचेस खेले हैं और 1949 रन बनाए हैं, और उनका हाईएस्ट 91 है, और 22 की उनकी एवरेज है, और 131 का उनका स्ट्राइक रेट है, और जिसमें कोई 100 शामिल नहीं है, 11 उन्होंने 50s की हैं। तो ये तो रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया सलमान अली आगा का, फ़खर जमान का, इसी तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के भी स्टैट्स रख दिए। अब अगर बात कर लें मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस ने भी कुछ ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 17 T20 मैचेस खेले, उनके भी स्टैट में आपके सामने। अब अगर हम बात कर लें मोहम्मद हारिस की, क्योंकि वो आपको पता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है मोहम्मद रिजवान की, तो 17 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 402 रन बनाए हैं, 19 की उनकी एवरेज है, 107 उनका हाईएस्ट है, और 1 की 100 है, इसके अलावा उनकी कोई 50 नहीं। तो बात यह है कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ, तो डेफिनेटली जो उनके फ़ैन है वो क्वेश्चन तो रेस करेंगे करेंगे। इसी के साथ साथ आप देख लें अगर साइम अयूब को, साइम अयूब ज़ाहिर है इतने अरसे से टीम का ऐसा, उनके भी स्टैट्स अगर आपके सामने रख दिए जाएँ कि साइम अयूब क्या यानी कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो साइम अयूब जो है पिछले 10 इनिंग्सों में उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, और जिसमें उन्होंने इनके मुकाबले में यानी कि ख़ास तौर पे जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है उस पर उन्होंने 2 50s की हैं, उससे पहले वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा इनफॉर्म प्लेयर है कि व्यूवर्स, अब आप अगर इन प्लेयर्स की लास्ट 10 इनिंग्स की भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो ये सब के सब एक ही जैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो तनकीद होती है वो इसलिए होती है कि किसी भी टीम के जो मेन प्लेयर होते हैं वो उसका असल फेस होते हैं, और उन्होंने टीम को आगे लेकर जाना होता है। लेकिन जब ये दोनों लड़के परफॉर्म नहीं करते तो ज़ाहिर है पीछे आने वाले बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। और मैं समझता हूं कि जब डिसीजन लिया गया था
इनको T20 से आउट करने के लिए, तो उस वक्त जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था वो इनका स्ट्राइक रेट था, इनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आज लोग अगर इन्हें दोबारा वापस लाने की बात करते हैं तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि जब आप उन लड़कों को बैक करते हैं कि जो कि परफॉर्म भी नहीं करके दे रहे, लेकिन इवन देन आप उन्हें कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त मोहम्मद हारिस हैं। आपने उन्हें 17 T20 मैचेस खिला दिए हैं, परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है। तो आपको चाहिए कि अगर मोहम्मद रिजवान नहीं चल रहे थे और आपने उन्हें रिप्लेस करके मोहम्मद हारिस को लाए, तो 17 मैच थोड़े नहीं होते। अब आपको उनकी जगह किसी दूसरे को मौका दे देना चाहिए। और जहां तक बात है बाबर आजम की, उसमें जो वाज़े तौर पर एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि जो सीरीज़ में भी देखी वेस्ट इंडीज़ में, कि उनके अंदर लगता है कि अब वो खेलने की वो जो लगन है वो तड़प ही नहीं रही। वो जिस तरीके से खेलते हैं बिल्कुल कैजुअल, उन्होंने अपनी जो मिस्टेक्स है ना वो उसके ऊपर काबू पाने के लिए तैयार नहीं होते। और मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा जब डिसीजन ले लिया जाए, अब ये सारी चीज़ें सामने आपके रखने के बाद अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो मैं कंक्लूड ये करूँगा कि आपने एक दफ़ा डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों प्लेयर T20 से आउट हैं, अब इन्हें आउट ही कंसीडर करें, अब इसके ऊपर डिस्कशन मत करें। या तो ये हो कि ये दोनों लड़के डोमेस्टिक में इतना रन्स करें और इतने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट शो करें कि इनके ऊपर डिस्कशन की जाए, अदरवाइज जो है T20 से इनको साइड पर ही रखा जाए। क्योंकि देखें होता क्या है कि जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद जब उस डिसीजन को वापस लेते हैं, तो उसका नुकसान पहले वाले से भी ज़्यादा होता है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि देखिए 2023 के वर्ल्ड कप तक अगर पाकिस्तान की टीम को देखें आप, तो वो इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही थी कि जितना उसके बाद परफॉर्म किया। आपने बाबर आजम से कप्तानी लेकर शहीनशाह अफरीदी को दी और ठीक एक सीरीज़ के बाद दोबारा वापस लेकर बाबर आजम को दे दी। उसका नुकसान ऐसा हुआ कि 2023 से लेकर आज 2025 का एंड होने को आया है, आपकी टीम ऐसी-ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हारी है कि आप सोच नहीं सकते। इस दौरान में आप यूएसए से हार गए, आप बांग्लादेश से अपने मुल्क में 2-0 हार गए। इस एक लंबी लिस्ट है जिस जो आपने बैड परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टाइम पीरियड में। अगर उससे पीछे चले जाएँ तो इतने भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जितनी कि अब आ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर बना वो डिसीजन बना कि जो वापस लेकर शहनशाह से कप्तानी दोबारा बाबर आजम को दी गई। तो इसीलिए आज की सिचुएशन में अगर आप इन दोनों लड़कों में से किसी एक को भी T20 में शामिल करते हैं, तो आप देख लीजिएगा उससे T20 की आपकी जो टीम है वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी बल्कि नीचे ही परफॉर्म करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही सीनियर प्लेयर आते हैं, एक लॉबी बननी शुरू हो जाती है, ग्रुपिंग क्रिएट हो जाती है और वो टीम अच्छा करने के बजाय बुरा करती है। अभी जो टीम यंगस्टर्स की खेल रही है, इसके अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजिंग करके पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता आप बेहतर होते चले जाएँगे और जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए। उन्हें भी पॉइंट आउट करते रहना चाहिए कि आपको अपनी गेम बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसमें सलमान अली आगा सर-ए-फ़हरिस्त हैं। सलमान अली आगा को आइंदा आने वाली जो T20 सीरीज़ है, एक तो अपना नंबर फिक्स करना होगा कि नंबर 4 पर खेलना है या 3 पर खेलना है या 5 पर खेलना है। और कम से कम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे लड़कों को भेजते जाएँ, खुद नीचे चलते जाएँ और उसके बाद फिर आपसे परफॉर्मेंस ना हो, तो फिर डेफिनेटली आप कप्तानी से भी जाएँगे और टीम से भी जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बैटिंग के लिए पाकिस्तान ने अभी जो T20 में अनाउंसमेंट की है, इन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए। आप मज़ीद लड़के इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, जैसे ख्वाजा नाफे है, यासिर है जिसने भी बेहतर परफॉर्म किया ए टीम की तरफ से, इस तरह मोहम्मद नईम जिसने पीएसएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, उस लड़के को मौका दे सकते हैं। तो कहने की बात यह कि T20 में अब आपको वापस जाना मैं नहीं समझता कि ज़रूरी है और ना ही जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा नुकसान करेंगे, फ़ायदा नहीं करेंगे। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। आप भी बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।